प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है आपका 13 जून 2025 को ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश निम्नलिखित में से कौन बना। आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वियतनाम और अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, वियतनाम। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इंडोनेशिया मत लगाइएगा। इंडोनेशिया जो है वह जनवरी में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 13 जून 2025 को वियतनाम आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बना। घोषणा किसने की? ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने। साझेदार देशों की यह नई श्रेणी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, जो कि कहाँ हुआ था? रूस के कजान में, जिसका उद्देश्य है वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ सहयोग बढ़ाना। वर्तमान में ब्रिक्स के साझेदार देशों में कौन कौन है? वियतनाम, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ठीक है, थोड़ा पीपीटी बनाने में दिक्कत हो गई है वर्ड में, तो मैं बोल दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो शांति सूचकांक जो है वैश्विक, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं इस प्रश्न में आपके कवर हो जाएंगे। पहला कथन दिया है, ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ रहा है कि कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, इस पर जोर दीजिएगा आप लोग जब भी इस तरीके के प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। पहला कथन है, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला ही जो कथन है उसको इन्होंने गलत दे दिया है। यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो पहला कथन ही गलत दे दिया गया है। दूसरा है आपका, इसमें आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो एकदम सही कहा गया है। तीसरा है, इसमें भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही कहा गया है। पूछा सही ही था, तो 2 और 3 सही है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 यह कौन सा संस्करण था? 19वां। जारी कौन करता है? इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। पहले स्थान पर आइसलैंड और अपना रैंक कितना है? 115वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, 9 से 13 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस के निस में आयोजित किया गया। एकदम सही क्या है, पहला कथन सही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहा? महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। तो जो दोनों कथन कहे गए हैं दोनों ही सही हैं और सही ही पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते रहिए और पूरा सेशन होने में कितने प्रश्न आपने सही किए जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 9 से 13 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन फ्रांस के निस में किया गया और इसके सह मेजबानी फ्रांस और कोस्टारिका ने की। इसका मुख्य विषय था, यह भी प्रश्न बन सकता था कि किस देश की सह मेजबानी में किया गया, तो फ्रांस और कोस्टारिका के साथ। इसका जो विषय था वह है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। तो दोनों कथन सही थे। अगला प्रश्न है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला तथा अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? मैंने कई बार आपको ये बताया है कि जो भी, चाहे वह देश के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे विश्व स्तर पर, जो पहला बार कोई घटना घटती है या नियुक्ति होती है तो वहाँ से प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, तो कौन पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? वह है, इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन दिया है सेरेना विलियम्स, क्रिस्टी कोवेंट्री, सिमोन बाइल्स, जैकी जैनर कर्सी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, क्रिस्टी कोवर्टी। ये दक्षिण अफ्रीकी महिला हैं, पहली महिला दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। कहाँ की हैं? जिम्बाब्वे की। और ये क्या है? ये जिम्बाब्वे की तैराक हैं, पूर्व तैराक हैं ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि 23 जून 2025 को क्रिस्टी कोवेंट्री ने इतिहास रचते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो इस प्रश्न में आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ये किस नंबर की अध्यक्ष हैं? ठीक है, ये तैराक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। आपके कथन दिए गए हैं और इसमें भी सही का ही चयन करना है। पहला कथन है, 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। तो पहला कथन एकदम सही दिया गया है।
दूसरा है आपका कि 59 सांसदों वाले 7 समूह कुल 32 देशों का दौरा करेंगे। तो दूसरा कथन भी सही कहा गया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तेजी से इसलिए करा रहे हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस वो अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने जा रहा है और 59 सांसदों वाले 7 समूह कुल 32 देशों का दौरा करेंगे। तो यही दोनों स्टेटमेंट आपको दिया गया था। ऊपर जो हमने आपसे प्रश्न किया था उसका भी उत्तर आप लोग कमेंट मार्क्स में देते रहिए और बता भी देता हूँ मैंने प्रश्न किया था कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, तो कुछ लोगों को मैंने देखा उन्होंने मोडेरा बताया। देखिए मोडेरा जो है वो भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गाँव है। मेरा प्रश्न था कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गाँव, तो वो कौन सा है? मसाली। ठीक है, दूसरा मैंने प्रश्न पूछा था, लिख लीजिएगा अगर आप कंफ्यूज हो तो। दूसरा मैंने पूछा था साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया किस गांव को कहते हैं? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है और उसका नाम है धड़कई। ठीक है, कुल यहाँ इसलिए चर्चा में रहा कि अभी जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ है उसमें इन्होंने मतदान किया है। यहाँ जो मतदाता हैं वह कितने हैं? 1005 मतदाता हैं। ठीक है, और यह गांव कौन सा है? धड़कई, जिसका नाम है साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया। तीसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, अब 11 हो चुके हैं, वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो कुछ लोगों ने सही दिया और कुछ लोग थोड़ा कन्फ्यूज थे, तो लिख लीजिएगा कौन 5 भाषाएं हैं। मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली। और कुल कितनी हो गई हैं? 11। और एक प्रश्न मैंने पूछा था आपसे कि वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि, मैंने जोर भी दिया था इस प्रश्न पर। उसके बाद भी काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कमेंट में मिज़ोरम बता रहे हैं। मैं फिर आपको एक मौका दे रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ कि वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बापूजी वनम के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शन है, पहला है यह विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है जिसे हार्टफुलनेस संस्था और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। तो एकदम सही बात है यह, तो ये तो सही है। बी ऑप्शन है इसमें लगाए गए वृक्ष प्राणाहुति को अवशोषित करते हैं और आत्मा का पोषण करते हैं। ये बात भी एकदम सही कही गई है। यह उद्यान उत्तर प्रदेश के कान्हा शांतिवन में स्थित है। कान्हा शांतिवन तो ठीक दिया गया, देखिए थोड़ी सी गलती करा रहा है आपका, लेकिन यह उद्यान उत्तर प्रदेश में न होकर कहाँ है? तेलंगाना। तो ये कथन गलत कर दिया है। अगला है आपका कि डी, इस उद्यान में केंद्रीय जल निकाय है जो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। तो ये भी सही है। तो गलत कौन है इसमें? जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, यह उद्यान उत्तर प्रदेश में न होकर कहाँ है? तेलंगाना में। व्याख्या देख सकते हैं। 30 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? जिष्णु देव वर्मा ने कान्हा शांतिवन में बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। इसे संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था के सहयोग से विकसित किया गया। यह विश्व का पहला है तो महत्वपूर्ण है, विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है। इस बगीचे में 40 प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। ये देखिए इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई। ठीक है, तो 40 प्रकार के पेड़ लगे हैं जो प्राणाहुति को अवशोषित करके आत्मा का पोषण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है। 22 अप्रैल 2025 को CBDT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को किस अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई है? ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। ए है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। ये आपका जीके भी है। तो अगर आपको ये जो अधिनियम दिए गए इसके बारे में नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। कई बार इसी का मिलान करने के लिए पूछा गया है या डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया है, जैसे कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981, 82, 83, 84। तो ये जो दिए गए हैं सब एकदम सही दिए गए हैं। अगर आपको नहीं इनके बारे में पता है तो लिख लीजिएगा और याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सी है आपका वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। डी है आपका गंगा स्वच्छता अधिनियम 2015। तो जो आपका ऑप्शन होगा, थोड़ा ऑप्शन
ऊपर नीचे हो गया पीपीटी में, तो बी यहाँ होना चाहिए था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्या किया गया है कि एक प्राधिकरण बनाया गया। ऑप्शन देख सकते हैं कि व्याख्या देख सकते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को छूट का दर्जा दे दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार के प्रमुख नमामि गंगे कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाला राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित प्राधिकरण है। हजारों बार मैंने देखा है आपके पेपर में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कब? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित प्राधिकरण NMCG को आकलन वर्ष 2024-25 से आयकर छूट मिलेगी। यह छूट शर्त के अधीन है कि NMCG आयकर अधिनियम के खंड 46(1) के उपखंड ए में उल्लिखित एक या अधिक उद्देश्यों के साथ पर्यावरण अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण के रूप में काम करना जारी रखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ यही रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह 3 से 6 मार्च 2025 को बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ। एकदम सही बात है। दूसरा है आपका कि केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। यही यहाँ आपसे गलती करा लेता है। किसने किया? केंद्रीय संचार मंत्री ने, वह हैं आपके ज्योतिराज सिंधिया जी। व्याख्या देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन ए। 3 से 6 मार्च 2025 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ? बार्सिलोना स्पेन में। यह विश्व के सबसे बड़े और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी और दूरसंचार कार्यक्रमों में से एक है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के उद्घाटन समारोह का भी अनावरण किया और भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। भारत पवेलियन में 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माता अपने अत्याधुनिक उत्पादों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का प्रदर्शन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की। 6 नई भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? बोडो है, मैथिली भी है और मणिपुरी भी है। जो नहीं है वह आपका ऑप्शन सी कन्नड़। ठीक है, तो कन्नड़ को शामिल नहीं किया गया था 6 भाषाओं में। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इससे अब कुल 16 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा। इसमें थोड़ी गलती हो जाती है, मैं बोल दे रहा हूँ। इसमें 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। उससे पहले 10 भाषाओं, कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु के साथ हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध थीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा जीके के प्रश्न आ गया यहाँ पर, ज्योग्राफी का। मलक्का जल डमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आ गया तो कर भी लेते हैं। पहला है, कथन ही पूछा है कौन सा सही है। पहला है यह हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर को प्रशांत महासागर में स्थित दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। तो सही है पहला कथन। यह पूर्व में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा और पश्चिम में प्रायद्वीपीय मलेशिया तथा दक्षिणी थाईलैंड के बीच स्थित है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है। तो दोनों बात जो कही गई है वह एकदम सही है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम करंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न कथन है आपका, यहाँ भी सही ही चयन करना है आपको। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा ईरान और इजराइल के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए शुरू किया गया था। कौन? ऑपरेशन सिंधु। तो एकदम सही बात है, पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा है ऑपरेशन अजय, भारत द्वारा प्रारंभ किया गया एक निकासी मिशन है जिसका उद्देश्य ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करना है। यही इन्होंने गलती करा दी आपसे। ये ईरान से नहीं, इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी कराने के लिए था ऑपरेशन अजय। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा केवल ए, यानी केवल एक
ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान और इजराइल के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। सही था पहला। और भारत ने वर्ष 2023 में ऑपरेशन अजय की शुरुआत की। संघर्ष इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने हेतु ही किया गया था। किसका? ऑपरेशन अजय की शुरुआत। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में सांसदों के वेतन भत्ते में की गई वृद्धि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि की घोषणा की। एकदम सही बात कही गई है। दूसरा है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संसद सदस्यों का मासिक वेतन अब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया गया। तो 24% की वृद्धि हुई, तो यहाँ सही है, वैसे गलत हो गया। तो एक ही कथन इसमें सही होगा, वह होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। अगर आपको यहाँ से कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो बहुत विशेष नहीं होगा हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये गणना रिपोर्ट है, आ सकता है, बढ़िया प्रश्न है। कि भारत की पहली नदी पहली हुई है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आ सकता है। भारत की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ भी आपको सही कथन का ही चयन करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी है? 6327, यानी 6327। तो एकदम सही डाटा बता रहा है। पहला कथन सही हो गया। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन दर्ज हुई हैं। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान रहा। तो ये भी एकदम सही कथन कहा गया है। पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो दोनों कथन दिए गए हैं दोनों ही सही हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं कि 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में पहली बार नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। देश में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी है? 6327। यह सर्वेक्षण 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया। ध्यान से इसको लिखिएगा, जिसमें 3150 मानव दिनों के प्रयास से 8500 किलोमीटर की दूरी कवर की गई। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन दर्ज हुए। इसके बाद का क्रम भी पूछा जा सकता है, तो फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान है। प्रधानमंत्री ने स्थानीय समुदाय और गांवों को संरक्षण में शामिल करने पर जोर दिया और विद्यालयी छात्रों के लिए डॉल्फिन आवास क्षेत्रों के भ्रमण की योजना बनाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री द्वारा जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी गई। तो ये थोड़ा नया फैक्ट है, अलग फैक्ट है, इसे याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताइए। और राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, बी है आपका हरित भारत अभियान, सी है आपका वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, डी है आपका मिशन जल जीवन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी खूब पूछ रहा है प्रश्नों में। ध्यान रखिएगा कि कौन सा मंत्रालय जारी कर रहा है, कौन सी थीम है। ऐसे जब सम्मेलन हो तो सम्मेलन की थीम क्या है, कहाँ हुआ है, ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं कथन में। तो वैसे ही प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया है आपके साथ। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन नामक अभियान शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य देश भर में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह अभियान मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट से प्रेरित है, जो लोगों को सतत जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 31 जनवरी 2025 को भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने वर्ष 2023-24 के लिए BCCI वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए। इस संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य मतलब तथ्य सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान से। अब इस प्रश्न में ही आप देखेंगे कि जितने भी पुरस्कार हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ऑप्शन ए है कि जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2023-24 में शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट का पाली उमरीगर अवार्ड प्रदान किया गया। ये एकदम सही कहा गया, पहला सही है। दूसरा है दीप्ति शर्मा को वर्ष 2023-24 में शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, ये ही गलत करा दिया। ये किसे मिला है? स्मृति मंधाना जी को, लिख लीजिएगा। सी है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट
अवार्ड सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया, ये सही है। डी है आपका कि बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन को प्रदान किया गया, तो ये भी सही है। तो गलत कहाँ हो गया, ऑप्शन बी इसका गलत है। दीप्ति शर्मा न होकर कौन है, स्मृति मंधाना जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने बता भी दिया आपको। भारत का पहला, फिर से पहला आ गया तो इम्पॉर्टेंट हो गया, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में घोषित किया गया था। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़कर उत्तर दीजिएगा, जल्दीबाजी में कर्नाटक मत मार दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई। इस रैंक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, जो आपको इसमें मुख्य बातें लगे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेस्ट सीरीज है। ठीक है, अगर हमारे टेस्ट कार्यक्रम से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम, हमारे यहाँ पीसीएस प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, अंगद बैच चल रहा है, आरओ की मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है और टेस्ट सीरीज चल रहा है। किसी भी जानकारी के लिए हमारे इसी नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जानकारी लेकर जुड़ जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 20-22 मई 2025 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली, अबू धाबी, रॉटरडैम और पेरिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, रॉटरडैम। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका कि 20-22 मई 2025 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुई। भारत का प्रतिनिधित्व भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, संतोष कुमार सारंगी ने किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुरुआती आवंटन के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों का विकास और उसे अपनाने को बढ़ावा देना है। 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना यह लक्ष्य है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 मई 2025 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है। ये सबको पता होगा, रवांडा, केनिया, अंगोला, नाइजीरिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, अंगोला। इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। तो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 100, 103, 108, 110। तो कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, ऑप्शन बी 103। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर से, ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में नामित किया गया है और इन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति पेश की है। आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन बी, कौन, मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, विशेष ये डायरेक्ट प्रश्न था तो इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका, ये देखो आ भी गया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यही मैंने आपसे पूछा था और आ भी गया प्रश्न। और पूछ रहा है कथन कौन सा सही है दोनों में। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1992 में इस दिन जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है वर्ष 2025 का विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। तो यही थीम भी थी इस बार के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की, तो ये भी सही है।
जो परीक्षा खबरी पढ़ रहे होंगे वो बहुत मज़ा पा रहे होंगे इस टेस्ट सीरीज़ में, या जो आपके साथ कराया जा रहा है करंट में, एक एक चीज़ वहाँ से आपको मिलेंगी। ठीक है, तो परीक्षा खबरी से मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आने वाला है। तो आप अच्छे से अगर कंठस्थ परीक्षा खबरी की है तो करंट का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? अच्छा प्रश्न। ऑप्शन है आपके लखनऊ, लखीमपुर खीरी, कानपुर, वाराणसी। तो कहाँ हुआ है यह? ऑप्शन बी, अपने ही यूपी के लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी 2025 को लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी, ये भी पूछा जा सकता है, तो कुंभी में देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया। पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इस संयंत्र का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक की जगह बायोपॉलीमर का उपयोग करना है। इसे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो स्टेटमेंट में यही तीनों स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है। अब पूछ ले कौन सा कथन सही है, तो तीनों सही है। बड़ा प्रश्न ऐसे ही आयोग बनाता है। अगला प्रश्न है आपका आर्थिक सर्वेक्षण से। अच्छा प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही है वही बताना है। पहला कथन है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्त वर्ष 26 यानी 2025-26 में 6.3 से 6.8% तक बढ़ने का अनुमान है। ये एकदम सही बात कही गई है। दूसरा है, वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र को सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र माना गया है, जिसमें आईटी, वित्त और आतिथ्य क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, फाइनेंस क्षेत्र के बारे में कह रहा है। तो कौन सा सही है? तो दोनों बात सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसमें भी बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है वही सही आपको चुनना है कि आत्मनिर्भरता, पहला कथन है कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई, जो घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करेगा। दूसरा है आपका कि संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों कथन सही कहे गए हैं। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं आप कि जो संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा कितनी है, 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। ठीक है, अब कमेंट में आप हमसे ये बताइए हमें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। वर्ष 2019 में, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2047 तक सभी भारतीय घरों में नल का जल उपलब्ध कराना है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहला ही कथन गलत है, सही नहीं है स्टेटमेंट। दूसरा है, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात 90-10 है। कौन सा कथन सही है पूछा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है। 90-10 का रेशियो नहीं है, वह कितना है, पूरा है। अगर और राज्यों की बात करें, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य क्या था कि 2024 तक सभी 16.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराना है। लेकिन हुआ है वर्तमान में कितना, 75% कवरेज किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग की अगर बात करें तो हिमालयी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पूरा 100% है और बाकी राज्यों के लिए 50-50। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। और जो मैंने ऊपर प्रश्न किया था कि वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई है, प्रतिशत नहीं, प्रतिशत पूछता तब बताते आप। तो सर्वाधिक वृद्धि किसने की है, छत्तीसगढ़ ने, फिर यूपी ने, फिर उड़ीसा ने। और मैंने एक प्रश्न पूछा था कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कौन कौन से मान्यताएं शामिल हुई हैं, कौन सी। तो एक था श्रीमद् भागवत गीता और दूसरा है नाट्य शास्त्र। ठीक है, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो किसने लिखा है, महर्षि वेदव्यास जी ने, और नाट्य शास्त्र किसकी है, भरत मुनि जी की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा और सेशन कैसा लगा वो भी बताइए।
हाँ, हमारे जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वह टेस्ट सीरीज हो, हमारे बैच हैं जो कि आर की मुख्य परीक्षा, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, अंगद बैच और पीसीएस की मुख्य परीक्षा और टेस्ट सीरीज, ये हमारा टेस्ट सीरीज का ही प्रश्न है। तो इन सब से आप जुड़ने के लिए हमारे नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके जानकारी लेकर जुड़ जाइए। धन्यवाद।